नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्होंने मांग की है कि आगे से चुनावों को बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए और उन्होंने कहा है कि अगर ये मांग नहीं मानी जा सकती तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। और नंद कुमार बघेल की इस चिट्ठी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति से लिखित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यशैली पर संदेश जताया है और उन्हें बैलेट पेपर के इस्तेमाल से बदलने की मांग की है। और चिट्ठी में उन्होंने लिखा, इस देश के सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बड़े स्तर पर जारी है और लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन सभी को तबाह किया जा रहा है और मीडिया भी लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभ के अंतर्गत काम कर रही है, लेकिन देश के नागरिकों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और नागरिकों में एक डर का माहौल बना हुआ है। और गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल फिलहाल राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के प्रमुख है और यह संस्था मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने का काम करती है। हालांकि इस संस्था की अध्यक्षता के बावजूद नंद कुमार ने ईवीएम के इस्तेमाल पर संदेह जताया है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा चूक मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी, लेकिन सीएम चौहान इसके बाद भी इसमें राजनीति कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाम को पत्रकारों से चर्चा में पीएम सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस की साजिश के आरोप लगाए थे और जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि सीएम चौहान इसमें राजनीति कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है तो सीएम के पास इस घटना के संबंध में कोई तथ्य और प्रमाण है तो उन्हें कमेटी के पास उपस्थित होकर सभी तथ्य और प्रमाण रख देना चाहिए और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने की कई योजना संचालित करे ताकि शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके और लोगों को बेहतर शिक्षा मिले और लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी हां, एक तरफ तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करने के साथ अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित करे, लेकिन उनकी योजनाएं बलौदाबाजार जिले के भटगांव शासकीय ITI विद्यालय में धरे के धरे नजर आ रहे हैं, जहां ना तो छात्रों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था है और ना ही उनके शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित सामग्री की व्यवस्था है, जिसके चलते समस्त छात्रों को शिक्षा अध्ययन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भटगांव में पढ़ती हूँ। मेरा ट्रेड कोपा है। हम लोगों को क्लास में 48 स्टूडेंट है और बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है, तो कुर्सी टेबल की जो आवश्यकता है और एक तो प्रोजेक्टर की भी आवश्यकता है और कंप्यूटर के लिए हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ हमारे यहाँ बैठने का टूल्स नहीं, ब्रेंच नहीं है और हम लोग 48 विद्यार्थी हैं और 6 ही ब्रेंच है बैठने के लिए और हम लोग 55 जन कर बैठते हैं। बैठने का बहुत ही समस्या है और यहाँ वर्कशॉप में हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल एक भी प्रैक्टिकल के लिए किसी भी प्रकार की मशीन एवं टूल्स नहीं है। पढ़ाई भी हम लोगों को 5 सब्जेक्ट है और 2 ही टीचर है और परमानेंट नहीं हो पाता। तो हम लोगों का थ्योरी ही परमानेंट हो पाता है, बाकी 3 सब्जेक्ट है जो रेगुलर नहीं हो पाता। जी डेफिनेटली मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ITI भटगांव का संचालन 2011 से व्यवसाय कोपा के साथ संचालन शुरू हुआ है और 2015-16 से बाकी और 4 ट्रेड हैं उनका संचालन शुरू हुआ है। कुल 5 ट्रेड संचालित हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक और कोपा। कुछ समय पहले, लगभग 3-4 साल पहले, शासन ने कुछ
औजारोपकरण का सप्लाई किया था, बट उसके बाद और कोई सप्लाई हुआ नहीं है और बच्चों ने अपनी समस्याएं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब विधानसभा तक पहुंच गया है और फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने इसकी जानकारी दी है और बजट सत्र अब कब होगा इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है और बाद में बजट सत्र की आगामी तिथि की घोषणा की जाएगी और अब इस सत्र के मार्च में होने की संभावना जताई गई। अब विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की गई है और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि फरवरी में होने वाले विधानसभा सत्र को स्थगित किया जाए और कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर इस विषय पर विचार करके बजट सत्र के आगामी डेट को घोषणा की जाएगी। और वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के एसपी दीपक कुमार झा ने कई अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी पर्यटन तक अस्थायी रूप से उनके नाम के सम्मुख दर्शित नवीन पदस्थापना स्थानांतरित कर पदस्थ किया गया और जहां महिला सेल महिला परामर्श केंद्र बलौदाबाजार के निरीक्षक लक्ष्मी चौहान को प्रभारी महिला सेल और महिला परामर्श केंद्र के अतिरिक्त प्रभार थाना अजाक नवीन पद स्थापना किया गया है और वहीं थाना अजाक के उप निरीक्षक संतोष साहू को सलिया थाना पदस्थापना किया गया। तो वहीं सलिया थाना के निरीक्षक विंटन कुमार साहू को थाना बिलाईगढ़ पदस्थापना करते हुए बिलाईगढ़ थाना के निरीक्षक जितेंद्र कौशल को किया गया और रक्षित केंद्र बलौदाबाजार लाइन अटैच जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने ये आदेश जारी लगातार क्षेत्र में अवैध कारोबार को लेकर हो रही थी, इसकी शिकायत के बाद इन अधिकारियों के तबादले किए हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता पप्पू यादव छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, बताइएगा कि क्या है ये पूरा मामला तबादले का। जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि बलौदाबाजार जिले के एसपी दीपक कुमार झा ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से इकाई में पदस्थ निम्नांकित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव में आगामी पर्यंतर तक अस्थायी रूप से उनके नाम सम्मुख दर्शित पद स्थापना स्थापित कर पदस्थ किया गया है। पप्पू यादव जी, ये जो कारोबार अवैध कारोबार को लेकर जो शिकायतें थी, तो ये कौन से अवैध कारोबार थे? जी, बलौदाबाजार जिले में लगातार कच्ची महुआ शराब व कबाड़ की दुकान, इस प्रकार के निम्न तरह से अनेक प्रकार के कारोबारियों के शिकायत जा रही थी, जिसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने यह बड़ा फेरबदल किया है। पप्पू यादव, जो ये अधिकारियों की जो तबादले किए गए, क्या इनके खिलाफ कोई सबूत या कोई शिकायत प्रॉपर मिली है? जी, इनके खिलाफ तो किसी प्रकार का सबूत नहीं मिला, परंतु इन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत जरूर पहुंचा है कि लगातार इनके कारोबारियों को संरक्षण देते हुए नजर आए, जिसके चलते बलौदाबाजार के एसपी ने यह पद स्थापना किया है, इन लोगों के तबादले किया है। साथ ही साथ भिलाईगढ़ के निरीक्षक को यहाँ लाइन अटैच भी कर दिया गया है। और पप्पू यादव, जो ये तबादले किए गए, और क्या इस मामले में अभी जांच की जा रही है? जी, इन मामले में तबादलों के साथ जांच की जा रही है। साथ ही साथ बिलाईगढ़ थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है इस मामले में। पप्पू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि अवैध कारोबार को लेकर कई अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसके बाद अब कई अधिकारियों पर अब आने वाले समय में जांच भी हो सकती है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और देश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को भी मिल रही है और आज भी देश में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,47,000 मामले सामने आए और कई राज्यों में कोरोना के रोकथाम के लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई है और छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार भी सख्त दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक हफ्ते के लिए प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया
और इसके अलावा आपको बता दें कि कलेक्टर ने बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए। और वहीं आपको बता दें कि 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक एक हफ्ते तक सारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद रहेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विजय सोनी जुड़ गए। विजय सोनी, क्या है पूरा मामला, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिले में आज 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक एक सप्ताह तक के जिले की तमाम प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल बंद रहेंगे। अर्थात नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों के स्कूल आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं बलौदाबाजार कलेक्टर श्री सुमूल कुमार जैन ने इस आशय के आदेश आज से ही जारी कर दिया गया है। जी विजय सोनी, क्या इसको स्कूलों में कोरोना के बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए गए थे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार संक्रमण का दर बलौदाबाजार जिले में बढ़ रहा है। वहीं छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बलौदाबाजार कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से ये आदेश जारी किया है। वही स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए लगातार बच्चों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस करने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए भी कहा गया है। जी क्या विजय सोनी, अब जो स्कूलें बंद कर दिए गए हैं, क्या इससे पहले स्कूलों में किसी बच्चे की कोरोना संक्रमित होने की संभावना या कोई रिपोर्ट आई थी सामने? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इससे पहले किसी भी बच्चे का संक्रमित होने का कोई भी बात सामने नहीं आई है। जी, और ये जो कलेक्टर ने स्कूल बंद रखने के एक हफ्ते के आदेश दिए, क्या इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण दर में लगातार बढ़ोतरी आने के कारण छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 19 तारीख तक स्कूल बंद रखने को कहा गया है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को बंद के आदेश का कड़ाई से पालन करने सुनिश्चित कराते हुए भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा एक सप्ताह में स्थिति की पुनः समीक्षा की जाएगी और प्रतिबंध अवधि को आगे बढ़ाने अथवा नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। जी विजय सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि लगातार देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए और छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, और इसी को लेकर बलौदाबाजार जिले में कलेक्टर द्वारा स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों को एक हफ्ते तक बंद करने का आदेश दिया गया है, ताकि बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। और वहीं राजनांदगांव के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मदनवाड़ा थाना के अलवर गांव में एक युवक की नक्सलियों ने हत्या कर दी, और हत्या के बाद शव को गांव के बाहर फेंक दिया गया। और नक्सलियों ने मुखबिर के शक में 30 वर्षीय युवक रामजी गावड़े को मौत के घाट उतार दिया। और पहले नक्सलियों ने उसे घर से आधी रात को अगवा किया, फिर जंगल ले गए और उसके बाद उसकी हत्या कर उसके शव को गांव के बाहर फेंक दिया गया। और नक्सलियों ने मदनवाड़ा थाना के कलवर और सहपाल गांव के बीच युवक का शव फेंक दिया। और बीते रात हथियारबंद नक्सली रामजी के घर पहुंचे और रामजी को घर से उठाया और अपने साथ ले गए, जिसके बाद नक्सलियों ने रामजी की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। और हत्या को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने रामजी के शव को गांव के बाहर फेंक दिया, और जिसकी सूचना मदनवाड़ा पुलिस को दी गई है। जशपुर में सन्ना में धर्मांतरण के उद्देश्य से नाबालिग बच्चे का खतना कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, और इस केस में पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद 3 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की है। और पुलिस ने इस केस में 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। और महिला पर आरोप है कि उसने धर्मांतरण के उद्देश्य से अपने बच्चे का अंबिकापुर में खतना करवाया, और इस घटना का खुलासा होने पर जशपुर में विरोध प्रदर्शन होने लगा। और बच्चे के माता पिता और अन्य लोगों के बयान के बाद पीड़ित बच्चे का भी बयान पुलिस ने लिया, और पुलिस ने चाइल्ड लाइन और CWUC के सामने 3 महिलाओं के खिलाफ बयान दर्ज किया। और पीड़ित बच्चे के पिता के साथ सामाजिक लोगों ने इस केस में शिकायत की थी, और पुलिस ने छानबीन करने के बाद केस दर्ज किया और बच्चे की मां और नानी को गिरफ्तार किया गया। और वहीं तीसरे आरोपी महिला की अभी तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का कहर बढ़ता जा रहा है, और हर दिन औसतन 5000 से ज्यादा कोरोना केसों की पहचान हो रही है। और इस बीच 10 जनवरी से पूरे सूबे में
कोरोना के तीसरे डोज का वैक्सीनेशन शुरू हो गया और वहीं बालोद में भी कोरोना के तीसरे डोज यानी कोरोना के बूस्टर डोज फ्रंट लाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी और बुजुर्गों को लगाई जा रही और बारिश ने टीकाकरण की रफ्तार पर असर भी डाला है, लेकिन लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह है। अगर बालोद में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो वर्तमान में यहाँ 60 कोरोना के एक्टिव केस हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसे प्रिकॉशन डोज का नाम दिया गया, जो कि दूसरे डोज के 9 महीने के अंतराल पर लोगों को दिया जा रहा है। और ये डोज पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को दिया जाएगा। और बालोद में हेल्थ वर्कर्स के लिए 7000 डोज का लक्ष्य रखा गया, जबकि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए 5400 डोज का लक्ष्य रखा गया। और इसी तरह 60 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 15000 डोज रखे गए हैं।